हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, ये शानदार साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है और रेलवे के लिए रेलवे ओरिएंटेड ये साइंस की क्लास रहने वाली है। जिन भी एग्जाम में साइंस पूछी जाएगी उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे वो विद्यार्थी एलपी के हों या टेक्नीशियन के, या मैं बात करूं आरपीएफ की, या आने वाले समय जो वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए। जिन भी एग्जाम में साइंस पूछी जानी है उनके लिए क्लास ज़बरदस्त धमाकेदार क्लास रहने वाली है और ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सेटअप आपको मिलने वाला है। यहाँ वहाँ की बात न करते हुए चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं। बस मेरी बातों को बढ़िया तरीके से मन लगाकर सुनते रहिए, याद करवाने की और समझाने की मेरी जिम्मेदारी बनती है। बस आप सिर्फ सुनिए और समझिए। साथियों, एक बात याद रखना, रखौंसला वो मंजर भी आएगा कि रखौंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। बढ़िया से मन लगाकर मेहनत करते रहिए। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न क्या है साथियों? तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? जी हाँ, तापगतिकी का जो प्रथम नियम है सामान्यतः किससे संबंधित है? चार्ल्स के नियम से, या न्यूटन के शीतलन नियम से, या ऊष्मा विनिमय के नियम से, या ऊर्जा के संरक्षण के नियम से? तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो तापगतिकी का प्रथम नियम है वह जो है तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? काले वस्त्र के मुकाबले जो है श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, ठंडे क्यों होते हैं? ऑप्शन ए कहता है अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं क्या ये, या उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परिवर्तित कर देते हैं, या प्रकाश भेदन नहीं होने देते, या सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास प्रकाश जो भी पहुंचता है वो उसे क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से क्लियर तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे प्लांक नियतांक होता है साथियों, जो प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? जी हाँ, प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? जीएस, ये GS-2, ये G/S, ये GS²। तो ध्यान दीजिएगा, प्लांक जो नियतांक होता है उसकी जो यूनिट होती है वो जूल सेकंड होती। क्या होती है? जूल सेकंड होती। GS हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? एक श्वेत तथा एक चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, या ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, या ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, या ताप की खराब अवशोषक तथा खराब अपवर्तक? तो ध्यान दीजिएगा, एक श्वेत तथा चिकनी जो सतह होती है वह जो है तो क्या होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ठीक है, समझ में आई बात? क्या हमारा प्रश्न क्या था? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक होती है और अच्छी परावर्तक होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अपक्रिया का ऊष्मा जो है, अपक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। जी हाँ, अपक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती। किसमें? अपक्रिया के ताप पर, उस पद पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, या विकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, या बात करें चाहे अपक्रिया स्थिर दाब पर की गई या स्थिर आयतन पर। तो ध्यान दीजिएगा, अपक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है उस पद पर जिसमें अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अपक्रिया उस पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6वां है, दो धातुओं का शोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? दो धातुओं का शोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? परासरण, श्यानता, या पृष्ठीय तनाव, या असंजन? तो ध्यान दीजिएगा, दो धातुओं का शोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो जो होता है इसका आंसर हो जाएगा असंजन के कारण संभव है। किसके कारण? असंजन के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो किस में विस्थापित कर देता है पानी को? घनत्व में, विशिष्ट गुरुत्व में, द्रव्यमान में, या आयतन में? तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयतन में विस्थापित कर देता है। किसमें? आयतन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है?
निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी से, या गर्म पानी से, या भाप से, या पिघलती हुई प्लावी बर्फ से। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक जो जलन हमें पैदा होती है वो किससे होती है? भाप से होती है। किससे? भाप से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? वायु की क्षैतिज गति से होने वाली, जी हाँ, प्रश्न क्या है? वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? जी हाँ, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन, संवहन, चालन या विकिरण। तो ध्यान दीजिएगा, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को जो है तो क्या बोला जाता है? अभिवहन बोलते। क्या बोलते? अभिवहन बोलते। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? उबलते जल द्वारा, जी हाँ, प्रश्न, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। क्यों होता है साथियों? ऑप्शन ए कहता है भाप का ताप बहुत अधिक होता है। क्या इस वजह से? जी हाँ। या फिर बी नंबर बोलता है भाप एक प्रकार से गैस है तथा यह कार्य को शीघ्रतापूर्वक निमग्न करता है, या भाप में गुप्त ताप होता है, ये शरीर की काया में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो साथी, हमारा प्रश्न क्या था? उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जल अधिक कष्टदायक होता है। क्यों होता है साथियों? क्योंकि इसमें जो है तो भाप में गुप्त ताप होता है। इस वजह से जो है तो उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप जो है तो अधिक कष्टदायक होता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वास्तविक गैस, जी हाँ, प्रश्न क्या कहता है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? जी हाँ, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप पर, या निम्न दाब और उच्च ताप पर, या उच्च दाब और उच्च ताप पर, या निम्न दाब और निम्न ताप पर। तो हमारा प्रश्न क्या है? एक वास्तविक जो गैस है किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो आदर्श गैस के रूप में वह निम्न दाब और उच्च ताप पर क्रिया कर सकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से, जी हाँ, प्रश्न क्या है? निम्न में से किसमें संवहन होता है? जी हाँ साथियों, संवहन किसमें होता है? केवल ठोस और द्रवों में, केवल द्रव और गैसों में, केवल गैस और ठोसों में, या ठोस द्रव और गैस में। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, संवहन जो होता है वह किसमें होता है? केवल ठोस और गैस में जो है तो संवहन की क्रिया होती है, ठोस और गैसों में। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। द्रव और गैस में जो है तो संवहन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से, हमारा प्रश्न, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? इनमें सारे द्रव्य दिए हुए हैं, तो इन द्रवों में से सबसे अधिक वाष्पन की तीव्रता किसमें होती है? मिट्टी के तेल में, जल में, अल्कोहल में, या पेट्रोल में? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अल्कोहल में वाष्पन की क्रिया जो होती है सर्वाधिक होती है इन सब द्रवों की अपेक्षा। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है साथियों? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जी हाँ, बहुत उच्च तापमान मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मरकरी तापमापी, या प्लेटिनस प्रतिरोध तापमापी, या ताप विद्युत उत्तापमापी, या काष्ठ मापी। ध्यान दीजिएगा, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम जो है तो प्रयोग क्या करते हैं? ताप वैद्युत उत्तमाप। ठीक है, ताप वैद्युत उत्तमापमापी को जो है तो प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा क्लियरली लिखा हुआ नहीं, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ताप विद्युत का हम लोग प्रयोग करते हैं बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? जी हाँ, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा, या पारद थर्मामीटर के द्वारा, या अधिकतम पाठन थर्मामीटर के द्वारा, या निम्नतम पाठन थर्मामीटर के द्वारा। तो जो निम्नतम तापमान है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा जो है तो हम निम्नतम तापमान मापते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? जी हाँ साथियों, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, रेडियस पर, दूरी पर, या वायुमंडलीय दाब पर। तो ध्यान दीजिएगा, जो तारों का रंग होता है, तारों का रंग वह जो है तो तापमान पर निर्भर करता है। तारों का जो रंग बदलता है वह तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गैस या फ्लेम, जिसको हम बोलते हैं गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग क्या कहते हैं? ब्लू जोन,
नॉन ल्यूमिनियस जोन या ल्यूमिनियस जोन या डार्क जोन। तो ध्यान दीजिएगा, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को जो है तो क्या कहा जाता है, नॉन ल्यूमिनियस जोन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, शीतकाल में, प्रश्न, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं। जी हाँ, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं। क्या क्यों रख सकती हैं भैया, दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं, या दो कमीजों के बीच वायु की परत शौचालय के रूप में काम करती है, या दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, या ऊष्मा का विकिरण नहीं होता इस वजह से। तो ध्यान दीजिएगा, शीतकाल में एक मोटी जो कमीज की अपेक्षा यदि हम दो पतली पतली कमीजों का उपयोग करें तो यह हमें अधिक गर्म रख सकती है। क्यों रख सकती है, क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19वां। सारे प्रश्न जबरदस्त, कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। सारे प्रश्न बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना का निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन या व्यतिकरण। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो क्या हो जाएगा, जो ध्रुवीकरण होता है यह एक ऐसी घटना है जो एक अनुप्रस्थ तरंग हमें बतलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है। प्रश्न क्या है, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, या जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है, या जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है, या जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। तो ध्यान दीजिएगा, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति होती है, तो जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थी महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कि हम यहाँ वहाँ की बातें ना करते, ऑथेंटिक बात देते हैं, कम समय में सही जानकारी देने का हमारा काम होता है। यदि आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। प्यार देते रहिए इसी प्रकार से, और उज्जवल भविष्य की हम आपकी कामना करते हैं। बढ़िया से वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।